Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this session हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक रिवोल्ट एंड मूवमेंट्स को कवर करेंगे और जिसके अंदर आज हम देखेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857। और द रिवोल्ट ऑफ 1857 के टॉपिक के साथ हमारी रिवोल्ट एंड मूवमेंट्स वाली जो सीरीज है वो खत्म हो जाती है, जिसके अंदर हमने वेरियस रिवोल्ट एंड मूवमेंट्स कवर किए फ्रॉम द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म टू कास्ट मूवमेंट। इसके बीच में बहुत सारे रिवोल्ट जैसे ट्राइबल रिवोल्ट है, पीजेंट रिवोल्ट है, these all revolts we are covered। अब उसका फाइनल कल्मिनेशन है दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में ही क्वेश्चन अराइज होते हैं, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स कह दो या स्टेट पीसीएस कह दो या फिर और अदर ऑफिशियल्स एग्जाम जितने भी होते हैं उसके अंदर इसका वेटेज रहता ही रहता है। इसके अंदर फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बनते हैं और उनसे इस वजह से इस टॉपिक का वेटेज एग्जाम में रहता है। मेंस के अंदर भी इसके ऊपर जो हिस्टोरियोग्राफी है इसकी और वेरियस जो हिस्टोरियंस हुए उन्होंने इसके रिगार्डिंग या इसके नेचर के रिगार्डिंग और वी कैन से कि इसके ट्रेंड के रिगार्डिंग अलग अलग व्यू रिप्रेजेंट किया है, तो वो एक डिबेट का टॉपिक बन जाता है। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव व्यू, चाहे वो आपका पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का, तो दोनों के अंदर ही मेंस के अंदर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज हम लेंगे इसका पार्ट 1, द रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो इंसिडेंट है या वी कैन से इवेंट है, ये कोई वैक्यूम में क्रिएट नहीं हुआ है। ये सडन जो है अपराइजिंग हो गई और रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो हो गया। इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से शुरू होता है ट्रेडिशनल रिवोल्ट एंड मूवमेंट से, जिसके अंदर हमने कवर किया है रिवोल्ट हैविंग रिलीजियस कलर, जिसके अंदर सन्यासी मूवमेंट आ जाता है, वहाबी मूवमेंट आ जाता है। जिन मूवमेंट्स का जो नेचर था वो कैसा था, रिलीजियस, यानी रिलीजियस कॉज की वजह से या जो उनके अंदर ग्रीवेंसेस वगैरह थे वो रिलीजियस सेंटिमेंट से अटैच थे, तो उसके कारण जो मूवमेंट्स हुए वो हमने कवर किए। देन आते हैं हम ट्राइबल मूवमेंट्स के ऊपर। वेरियस जो ट्राइबल मूवमेंट्स हमने देखे दैट ऑल्सो प्लेड रोल। देन आता है पीजेंट रिवोल्ट पे, तो जितने भी पीजेंट रिवोल्ट हुए दैट ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जेनेसिस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। देन फॉर्म 4 की बात करें हम तो रिवोल्ट बाय डिपोज राजाज, तो जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे और जो डलहौजी की जो अनेक्सेशन की पॉलिसी थी उसके कारण जितने भी प्रिंसली स्टेट के राजाज थे वो अपने अपने पद से या अपने अपनी जागीर से डिपोज हो जाते हैं, तो वो सब भी एंटी ब्रिटिश हो जाते हैं। उन्होंने भी इस रिवोल्ट के जेनेसिस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जैसे रिवोल्ट ऑफ डिपोज राजा हमने देखे, रिवोल्ट बाय राजा जैत सिंह ऑफ अवध, रिवोल्ट ऑफ वजीर अली अवध का, जो लास्ट अवध का नवाब था वजीर अली, जिसको यहाँ से डिपोज कर दिया गया था बाय द लॉर्ड डलहौजी बाय द अनेक्सेशन ऑफ अवध। और अवध को किस वजह से अनेक्सेशन हुआ था अवध का, उसको क्या रीजन दिया गया था, मल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि खराब प्रशासन के चलते, यानी आप जो वजीर अली के ऊपर ये चार्ज लगाया गया कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जनता की ग्रीवेंसेस को फुलफिल नहीं कर पाता है, आपके जो राज है उसके अंदर जनता दुखी है, इस वजह से उनको यहाँ से डिपोज कर दिया गया। फिर वजीर अली की यहाँ पे हम अवध के अंदर देखते हैं बेगम हजरत महल, वो इसको लीड करती है 1857 के अंदर रिवोल्ट को। अवध से जिसकी लीडरशिप आती है 1857 में वो इनकी बेगम होती है वजीर अली की। तो वजीर अली जो थे यहाँ पे लास्ट अवध के नवाब थे और इनको डिपोज करने की वजह से जो मेजर अग्रेशन था टुवर्ड्स द ब्रिटिश वो यहीं से शुरू होता है। तो इसके अंदर हम जब जैसे जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अवध था ना वो मेन सेंटर था ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। दो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था, अवध से स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा कैजुअलिटी अगर फेस की गई बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो वो यहाँ से अवध से की गई। बिकॉज जो ब्रिटिश आर्मी थी ना उसकी मेजर जो सोल्जर्स थे
वो पहले कहाँ रिक्रूट थे? अवध की सेना के अंदर। हमने पहले से शुरू से देखा है कि अवध भी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और सबसे पहले ब्रिटिश लोगों का बंगाल के अंदर ही एस्टेब्लिशमेंट हुआ ब्रिटिश राज का। तो यहाँ से और अवध को उन्होंने बफर जोन के रूप में यूज किया था। तो जो ब्रिटिश आर्मी थी वो मेजरली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दीज सोल्जर्स विच इज ऑलरेडी प्री रिक्रूटेड और वी कैन से कि was the part of the आर्मी ऑफ द नवाब ऑफ अवध। तो अवध के जो नवाब थे उसकी आर्मी से ही जो सैनिक थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी का एक लार्ज पोर्शन बनाया हुआ था। तो साउथ के अंदर तो ऐसी कोई लार्ज आर्मी नहीं थी। ब्रिटिश आर्मी जो मेजर थी वो अवध, बंगाल, मेरठ, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ब्रिटिश कंटेनमेंट जो है वो जिसके अंदर लार्ज सोल्जर्स हुआ करते थे, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है वो हुआ करते थे। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो अवध के नवाब को यहाँ से जब डिपोज कर दिया गया मल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगा के, तो आप वहां पे देखते हो कि जो सोल्जर्स और जो अवध के पोलिटिशियंस थे यानी कि जो दरबारी वगैरह थे या ऐसे फैमिली जो इस नवाब के रहमो करम पे या उनकी रोजी रोटी वजीर अली की वजह से या उस अवध के नवाब की वजह से चलती थी, वो अब यहाँ पे अफेक्टेड होती है। तो जैसे पीजेंट वगैरह है, बिकॉज पीजेंट यहाँ पे वो भी जो थे वो सेंटिमेंट रखते थे थोड़ा सा वजीर अली के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ इंडिया में शुरू से ही क्या होता है कि जो सोल्जर्स है वो किसी देश की धरती से, अपनी जिस धरती से बिलोंग करता है उससे ज्यादा सेंटिमेंट नहीं रखता है, वो रखता है अपने मालिक के प्रति, जिसकी आर्मी में वो रिक्रूटेड है उसके प्रति वो लॉयल्टी रखता है। ये शुरू से हमारे इंडियन सोल्जर्स के ब्लड के अंदर ये है। तो इस वजह से जो सोल्जर्स यहाँ पे वजीर अली से सेंटिमेंट्स रखते थे और जब उसको डिपोज कर दिया गया तो वही सेंटिमेंट जो है वो डिसेंटमेंट में बदल जाता है। तो एक मेन कॉज ये रहता है। तो आप जब शुरू हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 का कोर्स, तो स्टार्ट जो होता है ना जहां से चिंगारी भड़कती है वो भी बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री से ही भड़कती है। बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स थे उन्होंने ही जो ग्रीस कार्टिजेज होते हैं जो हम आगे देखेंगे उनके यूज से मना किया था। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है बंगाल से, लेकिन बंगाल से जो चिंगारी भड़कती है लेकिन मेजर जो फायर पकड़ती है वो पकड़ती है मेरठ के अंदर। तो हम ये सब देखेंगे। तो मैं ये यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि जो 1857 का इंसिडेंट है वो एक वैक्यूम इवेंट नहीं है, वैक्यूम के अंदर इसका अपराइजिंग नहीं हुई है, बल्कि जो पिछले जो पास्ट के अंदर वेरियस रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स हुए जैसे पीजेंट, ट्राइबल, रिलीजियस रिवोल्ट और रिवोल्ट बाय डिपोज राजा, दे ऑल प्लेड अ रोल इन द जेनेसिस ऑफ द सिविल रिबेलियन। तो इन सबको हम मिलाकर क्या कह देते हैं कि ये था सिविल रिबेलियन, यानी लोगों का जो ग्रीवेंसेस थे या लोगों का जो रिसेंटमेंट थे, नाराजगी थी ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड के अंदर देख लो, इकोनॉमिक पॉलिसी देख लो, पॉलिटिकल पॉलिसी देख लो या सोशो रिलीजियस पॉलिसी देख लो ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसके अगेंस्ट इन सब का ये रिएक्शन था। तो मेन फैक्टर जो सिविल रिबेलियन का वो क्या था? ब्रिटिश पॉलिसीज, जिसके अगेंस्ट इनका ये रिसेंटमेंट हुआ इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स। तो सिविल रिबेलियन का सोशल बेस अगर हम देखें तो ये सारे होंगे, जैसे कि डिपोज राजा है, डिपोज जमींदार है। नॉट ओनली राजा, जमींदारों को भी यहाँ पे डिपोज कर दिया गया था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से, जब वो इनकैपेबल होते थे इन द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। देन प्रिंसली क्लासेस जो वेरियस ये राजा वगैरह थे और अदर जागीरदार थे जिनको अपनी जागीर से हाथ धोना पड़ा था बिकॉज ऑफ द अनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ डलहौजी के द्वारा, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने यूज किया था फॉर द अनेक्सेशन। तो ये सारी चीजों की वजह से ये सोशल बेस क्रिएट हुआ फॉर द सिविल रिबेलियन, जिसके अंदर डिपोज राजा, डिपोज जमींदार, प्रिंसली क्लासेस, पीजेंट आ जाते हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी या लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से उनके इंटरेस्ट हिट हुए थे या उनकी कंडीशन जो है वो डिग्रेडेड हुई थी। डिपोज सोल्जर्स आ जाते हैं, जो सोल्जर्स पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया कि अवध जो था
अवध के राजा अवध के नवाब को जब यहाँ से डिपोज किया गया तो जो सोल्जर्स इसकी आर्मी में रिक्रूटेड थे वो अब कहाँ जाए, वो यहाँ पे डिपोज हो जाते हैं। जिनका ब्रेड बटर वजीर अली की वजह से जनरेट होता था वो अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गए। तो वो सोल्जर्स उनका रिसेंटमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। देन आ जाते हैं हमारे क्राफ्ट्समैन, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश राज। तो जितनी भी हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर रिक्रूटेड जो क्राफ्ट्समैन थे वो यहाँ पे बेरोजगार हो जाता है जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का यहाँ पे इंपीरियल प्रेफरेंसेस पॉलिसी की वजह से डिक्लाइनेशन होता है। देन आ जाते हैं हमारे ट्राइबल ग्रुप। ट्राइबल ग्रुप का भी मेन इकोनॉमिक पॉलिसी था ब्रिटिश रूल और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर जो इनके ट्रेडिशनल और जो कस्टमरी लैंड राइट्स हुआ करते थे उनमें इन्होंने चेंजेस देखने शुरू किए, जिसके अगेंस्ट फिर इन्होंने ट्राइबल लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट्स किए। तो ये सारे जो मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स हमने कवर किए दैट इज ट्रेडिशनल रिवोल्ट एंड मूवमेंट। प्रोग्रेसिव नहीं कहेंगे, प्रोग्रेसिव जो होंगे वो हम आईएनएम से शुरू करेंगे। जो आईएनएम का मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। दीज ऑल रिवोल्ट्स whether it is peasant revolt, tribal revolt or revolt having religious color or revolt by deposed rajas, deposed जमींदार्स, इन सब के रिवोल्ट को हम ट्रेडिशनल रिवोल्ट एंड मूवमेंट्स की कैटेगरी के अंदर कंसिडर करेंगे। तो इन सब ने मिलकर एक सिविल रिबेलियन टर्म जो है हम दे देंगे कि भाई ये सारे कौन है, सिविल है, देश के नागरिक ही है। तो इनका जो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट है वो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज इंट्रोड्यूस एंड इम्पोज्ड ऑन द इंडियन सिविल या ऑन इंडियन पीपल, सॉरी। तो इंडियन पीपल के ऊपर जो ब्रिटिश पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई, इम्पोज की गई, उसकी वजह से यहाँ पे ये रिसेंटमेंट देखने को मिलता है। तो ये सिविल रिबेलियन जो है जिसका बेस ये सब रिवोल्ट जनरेट करते हैं, या सिविल रिबेलियन जिसका सोशल बेस जो है वो इन सब की वजह से क्रिएट होता है, उसका फाइनल कल्मिनेशन जो होता है वो 1857 के अंदर होता है। यानी कि चिंगारी यहाँ से भड़कनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जब फायर्ड अप हुई चीजें वो होती है 1857 के अंदर। तो ये तो हमने देखे थे जितने भी रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट, जो ट्रेडिशनल रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट थे, पीजेंट है, ट्राइबल है, वो सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे होते हैं और जिनको सप्रेस करना ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत इजी होता है बिकॉज दे ऑल वर नॉट प्री प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म, दे वर जस्ट हैविंग अ इकोनॉमिक कॉजेस। किसी का थोड़ा बहुत जैसे रिलीजियस कॉज यहाँ पे हो जाता है, लेकिन मेजर जो कॉज था वो इकोनॉमिक कॉज था। और इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस अगर उनके सेटल डाउन हो गए तो वो पीजेंट रिवोल्ट भी वहां पे सेटल डाउन हो गया, जैसे हमने इंडिगो रिवोल्ट के अंदर देखा था। तो इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से ये जनरेट हुए थे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो अभी भी एब्सेंस है, अभी भी नेशनलिज्म की फीलिंग का यहाँ पे एब्सेंस है। तो ये जितने भी रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट है ये अपने अपने पर्सनल कॉजेज और पर्सनल ग्रीवेंसेस की वजह से हुए थे, लेकिन स्टिल वी विल कंसीडर कि इन चीजों ने बहुत एक एंटी इंपीरियल सेंटिमेंट जनरेट करने के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। बिकॉज जब हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ, लोग पढ़ना स्टार्ट किए, लोगों ने सोचना, थिंकिंग स्टार्ट की, तब उन्होंने जब पास्ट पढ़ा अपना, तब उन्होंने देखा कि ऐसे जो रिवोल्ट है ये तो पास्ट में भी हुए हैं, भले ही उनके कारण पर्सनल हो लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जो रिवोल्ट थे वो एक किसके खिलाफ थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ थे, यानी फिरंगियों के खिलाफ था या ऐसी सत्ता के खिलाफ था जो उनपे राज कर रही थी उस समय और अभी भी कर रही है। तो यानी कि फर्स्ट जो सेंटिमेंट क्रिएट होता है एंटी इंपीरियलिज्म का वो यहाँ से क्रिएट होता है। लोगों ने यहाँ से समझ शुरू की कि ये रिवोल्ट भी जो है नेशनलिज्म की भावना को जगाने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1857 का जो रिवोल्ट है वो इन सब चीजों का एक कल्मिनेशन मान सकते हैं हम, कि ये जितने भी जो ग्रीवेंसेस और जो इनके इंटरेस्ट थे वो इतने ज्यादा हिट होते 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 इन्होंने अंदर जो वो रिसेंटमेंट, जो नाराजगी थी, जो गुस्सा था, वो मतलब ओवर द पीरियड बढ़ता गया और फाइनली 1857 के अंदर जब रिवोल्ट ब्रेक हुआ, जब सोल्जर्स ने
इस चीज को चिंगारी दी, तो फिर सबने, चाहे ये डिपोज राजा हो, जमींदार हो, प्रिंसली क्लास, पीजेंट, सोल्जर्स, क्राफ्ट्समैन, ट्राइबल ग्रुप्स एंड नॉर्मल पॉपुलेंस ऑफ द कंट्री, दे ऑल जॉइन दिस रिवोल्ट। तो अभी भी यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है। आप 1857 के अंदर देख लो तो यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है कि भाई हाँ ब्रिटिश लोगों को यहाँ से हटाना है बिकॉज ऑफ हमारे भारत को इससे मुक्त करवाना है। भारत से उनको अभी भी लेना देना नहीं है, उनको तो सिर्फ एक ही लेना देना है कि हम पे जो ये रूल कर रहे हैं, इंपीरियल पावर जो रूल कर रही है, और इनकी वजह से जो हमारे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हिट हो रहे हैं। अभी भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन वी कैन से इकोनॉमिक, चलो मेन फोकस रखते हैं इकोनॉमिक कॉजेस पे। तो इकोनॉमिक कॉजेस जो हिट हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारी जो कंडीशन डिग्रेड होती जा रही है डे बाय डे, तो उसका जो कारण ये फिरंगी है, इनको यहाँ से हटाना है, बस इनका मेन एम यही था। और जो पास्ट की रिजिम थी उसको वापस रीस्टेब्लिश करना है, ठीक है। पास्ट की रिजिम यानी कि मुगल एम्पायर जो था उसको वापस रिस्टेब्लिश करना है, बिकॉज मुगल एम्पायर के अंदर देवर फीलिंग मोर सिक्योर कि मुगल एम्पायर की वजह से एटलीस्ट हमको यहाँ से डिपोज वगैरह नहीं किया गया था, हमारे इस तरह की कंडीशन नहीं हुई थी। मुगल एम्पायर, अगर हम क्राफ्ट्समैन की बात करें तो मुगल एम्पायर वाज आल्सो द ग्रेट परचेसर ऑफ क्राफ्ट्समैन्स आइटम, जैसे कि जो भी हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे उनके मेजर ये खरीदार हुआ करते थे। और जो ये मुगल एम्पायर था ये भारत के अंदर रह के ही अपना शासन चला रहा था। ऐसा नहीं था कि यहाँ से वस्तु जो है, यहाँ से जो चीजें हैं वो बाहर पहुंचाई जा रही है और बाहर से जो सस्ती चीजें यहाँ आ रही है और उसके बदले में जो यहाँ के नेटिव आर्टिकल्स है उनके ऊपर पार्शियल पॉलिसी अपनाकर उनको डे बाय डे डिग्रेड किया जा रहा है, ऐसे नहीं था। मुगल एम्पायर जो था वो इंडिया के अंदर ही रह के इंडियन चीजों को ही प्रोत्साहित करते थे। तो मुगल एम्पायर जो है वो वेरियस पोइट कह दो, वेरियस आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर कह दो, वेरियस इंडस्ट्रीज कह दो, उन सबके पैट्रोनेज हुआ करते थे। तो इस वजह से इनका एम था इन सभी लोगों का जिन्होंने 1857 के अंदर पार्टिसिपेट किया, चाहे वो डिपोज राजा हो, जमींदार हो, प्रिंसली क्लास हो, पीजेंट हो, सोल्जर हो या एक आम पब्लिक हो, उन सबका यही गोल था कि वो इस फिरंगियों की जो सत्ता है उसको यहाँ से हटा देंगे, बिकॉज दे वर नॉट इन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल, जबकि जो मुगल एम्पायर था वो हमारे साथ साथ को एग्जिस्ट करता था। इनका तो, फिरंगियों का तो मेन टारगेट रहता है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन करे और अपने देश को संपन्न करे। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा था, जितने भी 1857 के जो म्यूटिनर्स थे या जो रिबेलियन थे, उन्होंने जो लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर, उसको अपना लीडर घोषित कर देते हैं। और जब उसको घोषित कर देते हैं तो यहाँ से इस रिवोल्ट ने फिर पॉलिटिकल टर्न ले लिया था। और जब इसने पॉलिटिकल टर्न लिया, पहले भी ऐसे रिवोल्ट हुए और उनको क्रश किया गया है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन जब भी चीज पॉलिटिकली हो जाती है तब उन ब्रिटिश लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो उसके अगेंस्ट जो है स्ट्रांग सप्रेशन की पॉलिसी अपनाते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 को भी क्रश किया गया। तो 1857 का रिवोल्ट जो है, दैट वाज नॉट इन जस्ट अ वैक्यूम, just an incident which created in the vacuum, but it has a substantial ground, or we can say it has an important ground which is created by the civil rebellion, or that is finally culminated into the 1857। 1857 तक भी आते आते नेशनलिज्म की भावना डेवलप नहीं हुई थी, नेशनलिज्म की जो सेंटिमेंट थी वो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन वी कैन से कि 1857 रिवोल्ट ने नेशनलिज्म की भावना को जन्म देने के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके बाद जितने भी हम जो INM देखेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो नेशनलिज्म की भावना से ओतप्रोत होंगे। तो 1857 तक आते आते लोगों के अंदर जितने भी रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स हुए हैं और साथ में एजुकेशन पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, तो ये सब पैरेलल चल रही थी इंसिडेंट। तो उसकी वजह से 1857 के अंदर वी कैन से थोड़ा थोड़ा सा नेशनलिज्म जो है वो जन्म ले रहा था लोगों के मन में, है ना। अभी पूरी इस नेशनलिज्म की फीलिंग से तो अनअवेयर है लोग, लेकिन एटलीस्ट ये जो नेचर है वो एंटी कॉलोनियल तो है।
और एंटी कॉलोनियल होने की वजह से वी कैन से कि यहाँ पे नेशनलिज्म का थोड़ा बहुत तो एसेंस प्रेजेंट होगा। तो वेरियस हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर अपने वेरियस व्यू जो है वो रिप्रेजेंट किए। दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट दैट विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 1857 का रिवोल्ट जो है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, उसका एक सब्सटेंशियल ग्राउंड था, दैट इज सिविल रिबेलियन। तो अब हम देखते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके कारण क्या थे, what causes was there which generate the revolt of 1857। तो आपको यहाँ पे कॉज तो दिख ही रहे होंगे, ये सारे ट्राइबल रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट, ये सारे कॉज है और इसी के जो कॉज है वही 1857 के कॉज है। अगर आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है, ट्राइबल रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट, तो इसके अंदर जो हमने कॉजेज लिए थे वही कॉजेज अगर आप 1857 के अंदर भी लिख दोगे तो आपका सही हो जाता है आंसर। तो अलग से पढ़ने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, इन चीजों के कॉज दिख लो और 1857 के कॉज के अंदर उसको नाम देके लिख दो तो आपका यहाँ पे सही हो जाता है आंसर। और कुछ इमीडिएट कॉज रहे होंगे वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। 1857 के कॉजेस को हम सभी सेक्टर के अंदर बांट देते हैं। सेक्टर जैसे पॉलिटिकल कॉज हो गया, तो पॉलिटिकल कॉज क्या रहे, इकोनॉमिक कॉज क्या रहे, है ना, और सोशल कॉजेज क्या रहे, रिलीजियस कॉज क्या रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या रहे। इस तरह से आप जब सेग्रीगेशन करते हो तो आपको आपका जो आंसर है वो मोर अट्रैक्टिव हो जाता है। आपको जब भी कॉज पूछे जाए तो आप उसको इस तरह से बांटने की कोशिश करो। होता है तो लिखो, जरूरी नहीं है कि सबके ही होंगे, लेकिन आप पहले अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार कर लो कि अगर ये कॉजेज है किसी भी टॉपिक के कि क्या कॉजेज रहे, तो आप देखने की कोशिश करो कि अच्छा पॉलिटिकल कॉज क्या रहे होंगे जिस वजह से ये इंसिडेंट हुआ। उसके इकोनॉमिक कॉज है तो लिखो, सोशल कॉजेज है तो लिखो, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव। इन 5 जो पॉइंट्स है इसको आप माइंड में सेट कर लो और इसी के बेस पे आप अपना आंसर जो है वो फ्रेम करो। इसकी वजह से आप जैसे इस तरीके से आप लिखोगे कि इसके पॉलिटिकल कॉज ये, तो ये अलग से एक अट्रैक्शन क्रिएट करेगा इन द आईज ऑफ एग्जामिनर जो आपके कॉपी चेक करेगा। अदरवाइज आपने सब मिक्सअप लिख दिया तो उसको ढूंढना पड़ेगा, अच्छा इसका इकोनॉमिक कॉज कहाँ है, तो वो फिर क्या हो जाता है कि कौन मेहनत करे, वो भी क्यों मेहनत करे आपके आंसर को ढूंढने के अंदर। ठीक है, पढ़ता जाएगा, उसको लगेगा अरे इकोनॉमिक कॉज ही सामने आ रहे हैं, पॉलिटिकल कहाँ है, तो उसको सहूलियत हो, इस वजह से आप जो है ऐसे हेडलाइन करके कि पॉलिटिकल कॉज ये है, इकोनॉमिक ये, सोशियो रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज ये है, और इमीडिएट कॉज जो भी रहते हैं वो भी ऐसे हाईलाइट करके लिख दो। तो इससे आपका जो आंसर है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, जो आपको हेल्प करेगा थोड़े से अच्छे मार्क्स गेन करने के अंदर। तो अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हम कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट में फर्स्ट कॉज देखते हैं पॉलिटिकल कॉज। तो फर्स्ट कॉज यहाँ पे पॉलिटिकल कॉज रहता है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन का। तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन के अंदर हम देखते हैं डलहौजी का पीरियड मेन जो रहता है अनेक्सेशन का, वो डलहौजी का पीरियड रहता है। और डलहौजी ने जो अनेक्सेशन के टूल यूज किए थे उसके अंदर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी that play a major role in the political cause of revolt of 1857। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण कई जो जागीरें थी, कई प्रिंसली स्टेट है, वहां के राजाओं को डिपोज किया गया ऑन द डिफरेंट ग्राउंड, जैसे मल एडमिनिस्ट्रेशन है, या जैसे झांसी का केस देखे तो झांसी में वहां पे रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद उनके जो अडॉप्टेड हेयर थे, जो दत्तक पुत्र था, उसको वहां पे थ्रोन को असेंड करने से मना कर दिया गया, यानी उसको अपने एज ए सक्सेसर के रूप में रानी झांसी लक्ष्मीबाई को मना कर दिया कि वो झांसी का सक्सेसर नहीं होगा। अडॉप्टेड हेयर जो होगा वो किसी भी प्रिंसली स्टेट का सक्सेसर नहीं होगा, और इस कारण से झांसी के मर्जर की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई, जिसके कारण यहाँ पे रानी झांसीबाई का रिसेंटमेंट देखा जाता है अगेंस्ट ब्रिटिश राज एंड ब्रिटिश लोगों के साथ। फिर रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की एक फाइट होती है ग्वालियर के आसपास, और रानी झांसी
जो थी, झांसी की रानी जो थी वो उसके अंदर मारी जाती है। तो ये जो फाइट थी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गैलेंट ऑफ झांसी, रानी ऑफ झांसी, यानी कि वो जो लड़ाई थी वो झांसी की रानी की एक बहादुरी का प्रतीक थी। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के कारण झांसी, सतारा, सबसे पहले कौन सी प्रिंसली स्टेट है जिसको ब्रिटिश डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू ब्रिटिश इंडिया के अंदर मर्ज किया गया था, दैट इज सतारा। सतारा के बाद फिर झांसी है, अवध है, इन सभी प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया गया ब्रिटिश राज के अंदर, ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर, और यहाँ के जो राजा थे उनको डिपोज कर दिया गया। तो इसकी वजह से एक ग्रेट डिसेंटमेंट देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट by this deposed raja, and also those family which they whose bread and butter was dependent on this deposed raja। तो इन जो डिपोज राजा थे उनके ऊपर जो दूसरे फैमिलीज या जो दरबारी थे उनकी फैमिली वगैरह जो निर्भर थी अपने रोजगार के लिए, उन सभी के यहाँ पे हिट जो है वो इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे हिट होते हैं, और इस वजह से ये एक नाराजगी के रूप में ये रिवोल्ट का पॉलिटिकल कॉज बनता है। तो मेजर रोल किसने प्ले किया यहाँ पे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ द डलहौजी। तो डलहौजी के पीरियड के अंदर मेजर एक्सपांशन होता है ब्रिटिश राज का थ्रू द अनेक्सेशन, और अनेक्सेशन का मेजर टूल क्या होता है? दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ही सारे की सारी जो प्रिंसली स्टेट है उसको ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर मर्ज करने की कोशिश की गई, और उसी के साथ ही जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह सेकंड, उनको अपने मुगल एम्परर के टाइटल से जो है डीबार कर दिया गया, और या फिर उनके जो मुगल एम्परर का जो टाइटल था, एक उस समय कोई फुल फ्लैश तो मुगल एम्परर नहीं थे, टिटुलरी थे, ब्रिटिश लोगों की पेंशन पे निर्भर थे। हमने पढ़ा था वहां पे बैटल ऑफ बक्सर के बाद से ही, तो पेंशन के ऊपर निर्भर थे। तो एक तरह से उनका कैसा मुगल एम्परर तो था, लेकिन कैसा किरदार था? टिटुलर, यानी कि एक कठपुतली के रूप में ब्रिटिश इनको यूज करते थे, लेकिन उसका टाइटल अभी भी मुगल एम्परर बना हुआ था। लेकिन इस टाइटल को भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया, और इसकी वजह से जब बहादुर शाह सेकंड को यहाँ से मुगल एम्परर, जो टिटुलर मुगल एम्परर का टाइटल था, उससे डीबार कर दिया गया, तब यहाँ पे जो मुस्लिम सेक्शन था उसके अंदर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे रिसेंटमेंट जो है वो क्रिएट होता है, नाराजगी क्रिएट होती है। और फिर यहाँ पे जब अवध के नवाब को यहाँ से डिपोज कर दिया गया और अवध का मर्जर जो है वो ब्रिटिश डोमिनियन में कर दिया गया ऑन द चार्ज ऑफ मल एडमिनिस्ट्रेशन। अवध के नवाब पे कौन सा चार्ज लगाया गया? मल एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कुशासन का आरोप लगा के अवध का यहाँ पे मर्जर कर दिया गया। और जब अवध का मर्जर हुआ तो ये एक मेजर सेटबैक बनता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, या वी कैन से कि एक मेजर कॉज बनता है, दैट इज पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अवध के नवाब के जो आर्मी थी वो एक मेजर रोल प्ले करती थी इन द ब्रिटिश आर्मी। जो मेजर नंबर ऑफ सोल्जर्स थे, मेजर नंबर ऑफ सोल्जर्स वर बिलोंगिंग फ्रॉम द आर्मी ऑफ नवाब ऑफ अवध। तो जो अवध के नवाब थे उसकी सेना के बहुत सारे सैनिक जो थे वही एक ब्रिटिश आर्मी को, बंगाल की जो इन्फेंट्री थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके अंदर ज्यादातर जो सोल्जर्स थे वो यहाँ अवध के नवाब से हुआ करते थे। तो अब जब अवध के नवाब को यहाँ से हटाया गया तो उनके सेंटिमेंट्स हिट हुए, और जो फैमिली नवाब अवध के नवाब पर डिपेंड हुआ करती थी अपने ब्रेड और बटर के लिए, वो यहाँ पे हिट, उनके इंटरेस्ट यहाँ पे हिट होते हैं। तो जो कोटेशंस थे या जो पीजेंट थे, तो यहाँ पे जो सोल्जर्स थे, ये भी पीजेंट थे, सोल्जर्स थे, बट इनकी जो फैमिली है उनका जो एंसेस्ट्रल प्रोफेशन है वो क्या हुआ करता था? खेती हुआ करता था, एग्रीकल्चर हुआ करता था। तो जो सोल्जर और पीजेंट थे उनकी लैंड यहाँ से छीन जाती है। अवध का जब मर्जर हो जाता है तो अवध की पूरी लैंड अब ब्रिटिश डोमिनियन से बिलोंग करती है, तो उनकी यहाँ पे जमीनें छीन जाती है, तो और ज्यादा सेंटिमेंट यहाँ पे सोल्जर्स के हिट होते हैं, और फाइनली जो बंगाल की इन्फेंट्री है वहां से इस 1857 के रिवोल्ट का स्पार्क जो है वो जनरेट होता है। तो अवध जो था वी कैन से कि एक मेन सेंटर था फॉर द जनरेशन ऑफ स्पार्क ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये एक मेन सेंटर था। तो
तो यहाँ पे जो अवध का नवाब था दैट वाज बिलोंग फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, एंड ये मुगल एम्परर भी रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो जब अवध के नवाब और बहादुर शाह सेकंड को यहाँ पे उनके टाइटल से या उनके जो पोस्ट थी उसे डिपोज किया गया, तो फिर यहाँ पे जो मुस्लिम सेक्शन है वो अगेंस्ट हो गया किसके, ब्रिटिश अंपायर के। अब यहाँ पे नॉट ओनली मुस्लिम सेक्शन, हिंदू सेक्शन वाज आल्सो अफेक्टेड बाय दिस पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यहाँ पे जो हिंदू प्रिंसिपलिटी थी या जो हिंदू प्रिंसली स्टेट थे उनको भी अनेक्स किया गया, जैसे झांसी देख लो, सतारा देख लो। सतारा में यहाँ पे पेशवा की जो डिसेंडेंट थे उनका यहाँ पे राज हुआ करता था, जो शिवाजी के डिसेंडेंट है तो उनको यहाँ से डिपोज कर दिया गया। तो जो जहाँ पे रूलर हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और जब उन प्रिंसली स्टेट के राजाओं को यहाँ पे डिपोज किया गया तो हिंदू सेक्शन वाज आल्सो अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ बाय द डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो हिंदू एंड मुस्लिम बोथ वर अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी and that created the political causes of the revolt of the 1857। तो मेन यहाँ पे आपका जो पॉलिटिकल कॉज है वहां पे आपको मेंशन करना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम जो है दोनों ही अफेक्टेड होते हैं, बिकॉज मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने वाले नवाब और जो मुगल एम्परर है उनको डिपोज किया गया, हिंदू जो राजा थे, जो प्रिंसली स्टेट के अंदर हिंदू राजा थे उनको डिपोज किया गया। तो उनसे उनके ऊपर जो डिपेंडेंट फैमिली थी या उनके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग थे अपने रोजगार के लिए और अपने पैट्रोनेज के लिए, वो यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं। तो सबने मिलकर यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके खिलाफ यहाँ पे रिवोल्ट के अंदर भाग लिया। तो उनके भी ग्रीवेंसेस जो थे, जब इनको अवध के नवाब या उनके राजाओं को जब हटा दिया गया, डिपोज कर दिया गया, तो उनके वो ग्रीवेंसेस उनके दिल में दबे रह गए, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। तो जो 1857 का रिवोल्ट था उसके अंदर जो हम ये रिसेंटमेंट देखते हैं, ये एक सिविल रिसेंटमेंट था, यानी वेरियस सेक्शन के वेरियस जो सोसाइटी थी, वेरियस सेक्शन के डिफरेंट जो लोग थे वो इन ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुए थे, जिनका रिसेंटमेंट फाइनली हमको रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, दोनों को ही साथ में लेते हैं। अब इकोनॉमिक कॉज तो आपको पता ही है, जितना हमने ट्राइबल रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट वगैरह देखे तो उसके अंदर मेन कॉज क्या था, इकोनॉमिक कॉज। और वो इकोनॉमिक कॉज किसकी वजह से जनरेट होता है, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर वापस वही चीज है कि जो कस्टमरी राइट्स थे पीजेंट के यहाँ पे, वो उनसे छीन के किनको दे दिए जाते हैं, जमींदारों को दे दिए जाते हैं इन दी परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सेटलमेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो पीजेंट है वो किनके मोहताज हो जाते हैं, जमींदारों के मर्सी के यहाँ पे मोहताज हो जाते हैं, जमींदारों की दया और कृपा पे ये रहते हैं पीजेंट। अगर जमींदार चाहे तो इनको कभी भी इनकी लैंड से बेदखल कर सकता है, बिकॉज जो टोटल प्रॉपर्टी राइट ऑफ लैंड है वो किससे बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जमींदार से। यानी जमींदार जो है वो सोवरेन लैंड ओनर बना दिया जाता है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो खुद यहाँ पे सोवरेन अथॉरिटी के रूप में वर्क करती है, कि जो जमींदार है वो खुद किस पे डिपेंड है, किसकी मर्जी पे डिपेंड है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मर्जी पे डिपेंड है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चाहे उस जमींदार को वहां से डिपोज कर सकती है। तो अगर वो रिवेन्यू देने में सफल नहीं होता है, अगर वो रिवेन्यू टाइम पे नहीं चुकाता है, तो उसको भी, जमींदार को भी अपने लैंड से हाथ धोना पड़ता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अल्टीमेट लैंडलॉर्ड्स वी कैन से, और अल्टीमेट अथॉरिटी के रूप में यहाँ पे वर्क कर रही थी। तो ना तो जमींदार का ना ही पीजेंट का अपने प्रॉपर्टी पे या अपने जो लैंड है उसके प्रोप्राइटी राइट जो है उनके पास हुआ करते थे। अल्टीमेट किसके पास है पावर लैंड के, वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में। तो इस वजह से यहाँ पे पीजेंट और जमींदार दोनों के ही इंटरेस्ट हिट होते हैं। जमींदार यहाँ पे कई चीजों के पैट्रोनेज हुआ करते थे, जैसे हमने सन्यासी मूवमेंट के अंदर पढ़ा कि जो संत वगैरह थे उनके लिए ये एज अ डोनर का काम करते थे। यानी जब वो गांव में वगैरह जाते तो जमींदारों के घर जाते थे तो वहां पे उनको अच्छी दान दक्षिणा मिलती थी, बिकॉज ऑफ द वेल्थियर स्टेटस इन द सोसाइटी ऑफ द इंडियन
सिस्टम, तो इंडियन सिस्टम के अंदर जो जमींदारों का सोशल स्टेटस था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ करता था। तो वेल्दी स्टेटस हुआ करता था, और वेल्दी होने के कारण फिर ये कई चीजों के पैट्रोनेज भी हुआ करते थे। तो सन्यासी लोग हैं जो इनसे दान दक्षिणा लेते थे। तो जब जमींदारों की यहाँ पे कंडीशन डिग्रेड होने लगी बिकॉज ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो जो ये जिनको ये पैट्रोनेज कर रहे थे उनकी भी हालत यहाँ पे डिग्रेड होने लगी, उनकी भी हालत खस्ता होने लगी। तो फिर उन्होंने, जैसे सन्यासी मूवमेंट है वो भी इसी चीज का आउटब्रेक है कि सन्यासी के जो पैट्रोनेज थे जमींदार, अब वो नहीं रहे, तो अब उनको दान दक्षिणा कौन दे, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने लगी, उनका रोज दैनिक जीवन जो जीने का सामग्री है वो भी नहीं हो पाती थी पूरी, तो वो भूखे मरने की स्थिति में आ गए। और फिर उनके रिलीजियस कॉज भी होते हैं कि भाई उनको तीर्थ स्थानों पे जाने वगैरह से मना कर दिया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके पिलग्रिमेज साइड है उनको विजिट करने नहीं दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। तो वो सारे कॉज मिलकर क्या बनते हैं, इस सिविल रिबेलियन के कारण बनते हैं, और जिसका फाइनल कल्मिनेशन होता है 1857 के अंदर। तो ये जमींदार अपने मन में रिसेंटमेंट लेके बैठा है, ये पीजेंट अपने मन में रिसेंटमेंट लेके बैठा है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्रिएट करता है फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर ये प्रॉपर्टी राइट हो गया, और क्या था, रिवेन्यू का हाई रेट होना, और रिवेन्यू जो कलेक्शन की जो प्रोसेस थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, और जो बैड हार्वेस्ट अगर होता था किसी साल के अंदर तो उसमें रेमिशन भी नहीं देना, बल्कि और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देना प्रोसेस को, रेवेन्यू कलेक्शन के प्रोसेस को। तो ये सारी चीजें जो है वो इंफ्यूरिएट करती है मैनी पीजेंट्स और जमींदार्स को रिवोल्ट करने के लिए। तो वो फिर हम पीजेंट रिवोल्ट देखते ही हैं, जमींदारों के द्वारा भी रिवोल्ट देखते ही हैं। तो ये सब लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से होता है, दैट इज इकोनॉमिक कॉज बनता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। फिर आता है इंपीरियल प्रेफरेंस। हमने देखा यहाँ पे इंपीरियल प्रेफरेंस जो है वो भी यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके डिक्लाइनेशन के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। इंपीरियल प्रेफरेंस के हमने ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो भारत में बनी वस्तु है और विदेश में बनी वस्तु है, ये विदेश में बनी है, ये भारत में बनी है, बी फॉर भारत, वी फॉर विदेश। तो जो भारत के अंदर वस्तु बनी है उसके ऊपर जब एक्सपोर्ट ड्यूटी को जब ये एक्सपोर्ट होने जाती थी विदेशों के बाजारों में, तो इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उसको बढ़ा दिया जाता था। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से वो क्या होती थी, महंगी हो जाती थी विदेशी मार्केटों में, यानी जो फॉरेन मार्केट है उनके अंदर ये कंपैरेटिवली महंगी हो जाती थी, जिसकी वजह से इनकी फिर डिमांड इतनी जनरेट हो नहीं पाती थी, जिस वजह से ये कंपेटेबल नहीं होती थी इन विदेशी गुड्स के अगेंस्ट, या जो मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन गुड्स है उनके अगेंस्ट ये इतनी कंपैटिबल नहीं हो पाती थी। तो ये था इंपीरियल प्रेफरेंस। और जो वस्तु जो फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे जो ब्रिटिश की फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर्ड होकर आते थे इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल कि भाई क्लॉथ्स आ रहे हैं, तो उन क्लॉथ्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको घटा दी जाती थी। तो इस वजह से वो यहाँ पे जो इंडिया का मार्केट है या जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर कंपैरेटिवली चीपर होती थी देन दिस गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया। तो ये सिस्टम कहलाता है इंपीरियल प्रेफरेंस, जिसके अंदर जो फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह कम करके उसको कंपैरेटिवली चीपर बनाना देन दी जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, या वी कैन से कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है उनको। तो और नॉट ओनली यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी ऐसा ही इन पे ट्रीटमेंट किया जाता था। जो एक्साइज ड्यूटी है वो किन पे बढ़ाई, इंडियन गुड्स के ऊपर बढ़ा दी जाती थी एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वस्तु जाती है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवाई की जाती है। तो इन एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ा दिया जाता था किन के ऊपर, इंडियन गुड्स के ऊपर। तो वो कंपैरेटिवली क्या हो जाते थे, स्वतः ही महंगे हो जाते थे। और फिर वो महंगे, अगर सेम वस्तु है, मान लो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर बना हुआ क्लॉथ है और ये जो फॉरेन के इंडस्ट्रीज है उनके अंदर मशीन मेड क्लॉथ है, इसके कंपैरेटिवली अगर दोनों ही क्लॉथ है लेकिन इसके कंपैरेटिवली जो इंडिया में बना हुआ है वो महंगा, तो लोग तो पैसे बचाएंगे ना भाई, चीपर खरीदेंगे, उनको तो कपड़े खरीदने से मतलब है। तो फिर वो किन की तरफ जाते थे, यहाँ पे विदेशों में बने हुए क्लॉथ की तरफ चले जाते थे जो मशीन मेड थे और कंपैरेटिवली चीपर थे।
तो इस तरह से इंपीरियल प्रेफरेंस जो है इन्होंने इंडिया की जो इंडस्ट्री है, मोस्टली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको मेजर सेटबैक दिया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है, और इस चीज ने फिर जो मेजर सेटबैक दिया क्राफ्ट्समैन, जो इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड क्राफ्ट्समैन थे, उनके एम्प्लॉयमेंट पे मेजर सेटबैक क्रिएट किया। किसने? इंपीरियल प्रेफरेंस ने। और क्राफ्ट्समैन यहाँ पे फिर क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और जो अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहते हैं तो फिर उनसे क्या सस्ती दरों पे उनकी सर्विस वसूली जाती थी। ब्रिटिश राज हो चुका था सब जगह, तो अब इनकी जो सर्विस है वो सस्ती दरों पे लेने लगे। कौन? ब्रिटिश लोग। तो ऐसे कई सारे क्राफ्ट्समैन, मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे कई क्राफ्ट्समैन है जो इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अपने अंगूठे वगैरह काट देते हैं, सो दैट कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनसे लाइक कम वेजेस कह दो या वेजेस लेस कह दो, इस तरह की सर्विस उनसे ली जाती थी। यानी बिना किसी पैसे दिए उनसे सर्विस ली जाती थी, घंटों की, कई घंटों की ली जाती थी, और बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था। इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उन्होंने अपने अंगूठे कटवा दिए थे। और किन्होंने जब ये नौकरी छोड़ी, क्राफ्ट्समैन की नौकरी छोड़ी, तो फिर वो क्या हो गए? एक लेबर के रूप में। और ये सब किस तरफ चले गए? एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, बिकॉज उस समय इंडिया के अंदर इतना स्कोप नहीं था, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां डेवलप नहीं हुई थी कि वो फैक्ट्रियों में जाके काम करने लगे। तो जस्ट लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, करो तो आपको अगर एग्रीकल्चर करना है करो, तो यही वर्क हुआ करता था लोगों के पास। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज ऑलरेडी फेसिंग सेटबैक फ्रॉम द ब्रिटिश पॉलिसी। तो ये सब क्राफ्ट्समैन किस तरफ चले गए? एग्रीकल्चर की तरफ चले गए। अब एग्रीकल्चर के अंदर ये एज ए लैंडलेस लेबरर के रूप में वर्क करने लगे, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती थी, एज ए जस्ट अपनी सर्विस को लेबरर के रूप में प्रोवाइड करवा देते थे। इस वजह से जो एग्रीकल्चर है या जो लैंड है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट हुआ। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम और इंपीरियल प्रेफरेंस, ये जो थे वो इकोनॉमिक कॉजेज बनते हैं इस रिवोल्ट के। और इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम और इंपीरियल प्रेफरेंस की वजह से जितने भी लोग इम्पैक्ट, जितने भी लोगों की लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट हुआ था, जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से पीजेंट और जमींदार के इंटरेस्ट हिट हुए थे, इंपीरियल प्रेफरेंस की वजह से यहाँ पे क्राफ्ट्समैन वगैरह के इंटरेस्ट हिट हुए थे। ये सब, इन सब का रिसेंटमेंट या इन सब की नाराजगी जो है, डिसकंटेंटमेंट, ये कहाँ जाके आउटबर्स्ट होता है? दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये तो थे यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज, क्या हो गए? लैंड रेवेन्यू सिस्टम और इंपीरियल प्रेफरेंस, ये दोनों, और इसके आफ्टर इफेक्ट आप याद रखना। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज के अंदर क्या था? वही कि जो ल्यूक्रेटिव जॉब्स हुआ करती थी, जैसे कंपनी के अंदर सिविल सर्विस की पोस्ट हुआ करती थी, तो उनके ऊपर, या फिर मिलिट्री के अंदर पोस्ट जो हुआ करती थी उनके अंदर, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर जितनी भी ल्यूक्रेटिव वर्क्स हुआ करती, पोस्ट हुआ करती थी, वो किन के हाथों में हुआ करती थी? ब्रिटिश लोगों के हाथों में हुआ करती थी। यानी उनके ऊपर पोस्टिंग किन की होती थी? खाली ब्रिटिश लोगों की होती थी। यानी ब्रिटिश लोगों का डोमिनियन इन ल्यूक्रेटिव जॉब्स के ऊपर हुआ करता था। इवन इन द केस की कोई इंडियन है, वो कैपेबल है देन द ब्रिटिश फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब जो लुक्रेटिव नेचर की है, उसके ऊपर इंडियन को यहाँ पे नियुक्ति नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पे जो सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन देखने को मिलता है इन दी इंडियन जॉब्स और इंडियन पोस्ट के अंदर, जो लुक्रेटिव पोस्ट हुआ करती थी उनके अंदर ये इंडियंस का सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन देखने को मिलता है। ये एक मेजर कंप्लेंट होती है अमंग द इंडियन पीपल, जो रोल प्ले करती है एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज ऑफ 1850 रिवोल्ट ऑफ 1857 के। तो एक तो यहाँ पे लुक्रेटिव जॉब या जो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनसे जो सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस का देखने को मिलता है वो, और जो मिलिट्री के अंदर पोस्ट थी, जो हायर पोस्ट हुआ करती थी, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, ये सारी पोस्ट भी किनको दी जाती थी? ब्रिटिश को। यहाँ पे 1908 तक हमें कोई भी जो इंडियन है वो मेजर के पोस्ट तक देखने को नहीं मिलता है। जस्ट कहां तक जाता है? सूबेदार के पोस्ट तक प्रमोट होता हुआ दिखता है। कौन? इंडियन पीपल। इसी के साथ एक और कॉज बनता है जिसके अंदर लेजिस्लेशन के अंदर, लेजिस्लेशन
की प्रोसेस के अंदर इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। सारे जो मेजर इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो किनके द्वारा की जाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती थी, जिसके अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह, सॉरी जो गवर्नर, ये तो बाद में बने 1857 के पहले तो क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी जो काउंसिल हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके मेंबर मिलके इंडिया के रिगार्डिंग या इंडिया के लोगों के लिए यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन या लॉ वगैरह की लॉ मेकिंग की प्रोसेस जो है वो उनके द्वारा फुलफिल की जाती थी। यहाँ पे इंडियन लोगों के लिए ही लॉ बनाया जा रहा है, लेकिन इंडियंस का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ करता था। तो लॉ मेकिंग की प्रोसेस के अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं होना एक मेजर कॉज बनता है, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज बनता है ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। वो लॉ मेकिंग प्रोसेस जिसके अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं है, और वो लॉ मेकिंग प्रोसेस इन्हीं इंडियंस के लाइव और प्रॉपर्टीज को गवर्न करती है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन इस लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर नहीं है, तो फिर उनका भी रिसेंटमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि फाइनली 1857 के अंदर कल्मिनेट होता है या आउटबस्ट होता है। तो ये थे इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। इकोनॉमिक कॉज के अंदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम और इंपीरियल प्रेफरेंस हो जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज के अंदर वही के जो हायर पोस्ट हुआ करती थी उसके अंदर से ब्रिटिश लोगों की सुपेरियरिटी हुआ करती थी, और जितने भी जो लोअर पोस्ट हुआ करती थी जैसे बाबू, क्लर्क वगैरह की, वो किनको दी है, जो इंफीरियर पोस्ट हुआ करती थी वो इंडियंस को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता था, या इंडियंस को वहां पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। तो यहाँ पे इंडियंस जो है वो जितने भी लुक्रेटिव जॉब्स है उसके अंदर आगे नहीं आ पाते थे। ये एक तरह का पार्शियलिटी हो जाती थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई सिविल सर्विसेज का जनरेशन के अंदर हमने देखा कि भाई जो कोविनेंट एंड नो कोविनेंटेड पोस्ट थी इंडियन सिविल सर्विसेज की, जिसके अंदर कोविनेंटेड वो पोस्ट थी जिसके अंदर से ब्रिटिश लोगों को पोस्टिंग दी जाती थी, और जो इंफीरियर थी उसको कहते थे अनकोविनेंटेड, और उसके अंदर फिर इंडियंस को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था। तो इस तरह का जो ये भेदभाव है वो पॉलिसी जो है भेदभाव की, डिस्क्रिमिनेशन की, वो अपनाई जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और इसकी वजह से इंडियंस के मन में रिसेंटमेंट उत्पन्न होते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस या लेजिस्लेशन के अंदर इंडियन पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है, और वो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज बन जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेज। सोशियो रिलीजियस कॉजेज वही कि जो वेस्टर्नाइजेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा था, मिशनरीज एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा दिया जा रहा था, कन्वर्जन जो है उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसने इंडियन सोसाइटी के सोशियो रिलीजियस सेक्शन पे या सोशियो रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाला। तो यहाँ पे बढ़ता हुआ वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो प्रोसेस थी, जिसके अंदर मेजर रोल प्ले कर रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज और वेस्टर्न एजुकेशन, इन दोनों ने मेजर रोल प्ले किया इन द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इंडिया को भी यहाँ पे एंग्लिसाइज करने के लिए या वेस्टर्न सिविलाइजेशन करने के लिए, इंडिया को भी कन्वर्ट करने के लिए इनटू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये सब लोगों ने, क्रिश्चियन मिशनरीज और वेस्टर्न एजुकेशन ने मेजर रोल प्ले किया। तो यहाँ पे जो अलेक्जेंडर डफ था, एक क्रिश्चियन मिशनरीज था, इसकी एक्टिविटी यहाँ पे भारत में अगर देखने को मिले तो इसने सबसे ज्यादा जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज को अग्रेसिव फॉर्म के अंदर यहाँ पे चालू किया था। तो इससे लोग जो थे, इंडियन लोग थे, वो कन्विंस हो चुके थे कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज का कन्वर्जन करने का या धर्म परिवर्तन का जो अटेम्प्ट है, ये क्लियरली जो हिंदुइज्म है और जो मुस्लिम लोगों के द्वारा ये समझा गया कि जो इस्लाम है, हिंदू लोगों के द्वारा समझा गया कि हिंदुइज्म को खतरे में डाला जा रहा है, और इस्लाम लोगों के द्वारा मुस्लिम लोगों के द्वारा समझा गया कि इस्लाम को इस कन्वर्जन के थ्रू खतरे में डाला जा रहा है। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज की जो एक्टिविटीज है उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एज ए सस्पिशियस तौर पे लिया, और दोनों ने इसको समझा कि ये एक क्लियर अटेम्प्ट है टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिंदुइज्म एंड इस्लाम। और जो इंडियन लैंड है इसको कंप्लीटली किस लैंड के अंदर कन्वर्ट करने का ये अटेम्प्ट है, क्रिश्चियन लैंड के अंदर कन्वर्ट करने का ये क्रिश्चियन मिशनरीज का अटेम्प्ट है। क्या? कन्वर्जन इनटू द क्रिश्चियनिटी। तो कन्वर्जन जो है यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है
इन द सोशो रिलीजियस कॉज का। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म जो है इन क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज की वजह से खतरे में आ रहे थे। और इन क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज की वजह से जो सेंचुरी ओल्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे या जो डियरली वैल्यूड इनके सोशल कस्टम्स थे, उनका उनके ऊपर जो है या उनको जो है वो महसूस होने लगा कि ये जो है अनसेफ है, हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है या सोशल कस्टम है, ये अनसेफ है अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिकॉज यहाँ पे नॉट ओनली क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटी क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज रोल प्ले कर रही थी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के अंदर भी हमने देखा हुआ है कि जो जैसे कि सती प्रथा जैसा जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म किए जा रहे थे, जिसके अंदर सती प्रथा है, विधवा विवाह है, विडोरी मैरिज या गर्ल चाइल्ड का जो इन्फेंटिसाइड है, गर्ल इन्फेंटिसाइड या गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, विधवा पुनर्विवाह करवाना, सती प्रथा के ऊपर रोक लगाना, इस तरह के सोशल रिफॉर्म जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे थे। लेकिन इनको जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है इंडियन सोसाइटी का, उसने इन चीजों को एज अ नेगेटिव लिया कि ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई कर रही है हमारे ओल्ड जो सेंचुरी ओल्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस है या फिर हमारे जो डियरली वैल्यूड सोशल कस्टम्स है उनके ऊपर ये अटैक कर रही है। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये किसने सोचा? जो ऑर्थोडॉक्स सेक्टर है, सॉरी सेक्शन है इंडियन सोसाइटी का, उसने ऐसा सोचा। तो इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की वजह से भी यहाँ पे ये सोशल रिलीजियस कॉज बन जाता है ऑफ द 1857 के रिवोल्ट के अंदर, कि जो लोग इन चीजों को या जो इन चीजों को अपने धर्म के ऊपर या अपने जो कस्टम से उनके ऊपर खतरा मान रहे थे, उनका जो रिसेंटमेंट था या उनकी जो नाराजगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट, वो झलकी कहाँ पे या वो आउटबर्स्ट कहाँ पे होती है? रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर। फिर यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर भी वही वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू जो इंडियन मैन है उसको इंग्लिश मैन बनाने की कोशिश की जा रही थी, यानी वेस्टर्नाइजेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था। और जो वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू जो प्रोग्रेसिव आइडिया अपनाए जा रहे थे, जिसके अंदर फीमेल एजुकेशन को या जो फीमेल के राइट्स है उनके ऊपर जोर दिया जा रहा था, तो इस चीज को फिर जो इंडियन सोसाइटी के या हिंदू मुस्लिम के जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था उसने अपोज किया। तो ये उनका रिसेंटमेंट यहाँ पे बन जाता है कि वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे उनके अगेंस्ट ये ऑर्थोडॉक्स सेक्शन खड़ा हो जाता है। तो ये ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो है वो 1857 में फिर अपनी नाराजगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिखाता है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। देन फिर यहाँ पे वही सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड और विडोरी मैरिज को लीगलाइज करना, ये सारी चीजें, ये सारी प्रैक्टिसेस थी, इनको भी एक थ्रेट के रूप में कंसीडर किया गया बाय दिस एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्शन का, दैट इज रेलवे एंड टेलीग्राम, इनको भी सस्पिशियस नजरों से देखा जाने लगा। रेलवे के डेवलपमेंट को भी यहाँ पे अपोजिशन मिला बिकॉज जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, जो कास्ट सिस्टम है उसको बनाए रखना चाहते थे, यानी जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो अपर कास्ट का जो लोअर कास्ट पे डोमिनेशन है, जो सेक्शन इस चीज को बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने इस रेलवे के डेवलपमेंट को अपोज किया। बिकॉज रेलवे के कारण क्या होने लगा, जो कास्ट प्रिजुडाइज है वो खतरे में आने लगी। बिकॉज अगर अपर क्लास का हो चाहे लोअर क्लास का हो, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना है तो सेम रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर बैठना ही पड़ता था। तो सेम कंपार्टमेंट के अंदर लोअर कास्ट और अपर कास्ट दोनों साथ में बैठते थे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि अपर कास्ट के लिए अलग से कंपार्टमेंट बनाया जाए। तो इस वजह से जो रेलवे का डेवलपमेंट है उसने कास्ट प्रिजुडाइज जो है उसको एक थ्रेट पोज किया। और टेलीग्राम जैसे ये जो कनेक्शन के सोर्स थे, जो कम्युनिकेशन के सोर्स थे, उनको भी सस्पिशियस नजरों से देखा जाने लगा। फिर यहाँ पे इनहेरिटेंस लॉ जो था उसके अंदर चेंजेस किए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज इनहेरिटेंस एक्ट ऑफ 1850 के अंदर। इनहेरिटेंस एक्ट ऑफ 1850 के अंदर क्या था, तो इसके अंदर क्या था कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं हिंदू,
जो हिंदू यहाँ पे किसी अदर रिलीजन के अंदर मान लो कन्वर्ट हो चुके हैं, जैसे ये हिंदू मान लो हिंदू 1 है, ये चेंज हो गया क्रिश्चियन के अंदर, तो हिंदू इनहेरिटेंस लॉ तो क्या कहता था कि अगर वो दूसरे लॉ के अंदर या दूसरे धर्म को अपना चुका है तो वो अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है उससे वो डीबार कर दिया जाता था। लेकिन ये जो इनहेरिटेंस एक्ट ऑफ 1850 बनाया गया, इसने इस जो कन्वर्टेड हिंदू है उसको इनेबल किया टू इनहेरेंट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, यानी कि जो बदल भी चुका है, दूसरे धर्म में जा चुका है, मान लो कोई एक व्यक्ति है ए, इसके बेटे हैं 1 2 3 4, तो जो 1 है ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू द क्रिश्चियनिटी, मान लो सपोज करो 2 3 एंड 4। अब इसके जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग तो जो इसके एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस जो एंसेस्ट्रल हेयर होंगे वो कौन होंगे, 2 3 और 4। ये 2 3 4 है, इसका ही अधिकार होगा इस ए की प्रॉपर्टी के ऊपर, और जो ये क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्ट हुआ है इसको इसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट से यहाँ पे डीबार कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। लेकिन इनहेरिटेंस एक्ट ऑफ 1850 जो है ये इनेबल करता है इस नंबर 1 व्यक्ति को कि ये अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है इसके फादर की, इसके अंदर ये अपना राइट जो है वो मांग सकता है। तो दिस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्ट ऑफ 1850 enable a convert from Hinduism to other religion to inherit the property of his father। तो ये जो लॉ है एक मेजर चैलेंज या वी कैन से कि मेजर थ्रेट है वो पोज की टू द रिलीजियस फेथ ऑफ हिंदू कम्युनिटी। तो चेंजेस इन द इनहेरिटेंस लॉ वाज आल्सो क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग द इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज के अंदर जो सिपाही या सोल्जर्स लोगों के रिसेंटमेंट थे वो सैलरी को लेके थे, यानी जो लो स्केल ऑफ पे था फॉर द इंडियन सोल्जर्स उसके अगेंस्ट जो है या उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सिपाही के अमंग या जो सोल्जर्स है उनके अमंग रिसेंटमेंट देखने को मिलता है। यानी कि इस तरह का सिस्टम हुआ करता था ब्रिटिश मिलिट्री सर्विसेज के अंदर कि जो इंडियन सोल्जर्स है दे कैन नेवर अटेंड द पे स्केल ऑफ इंग्लिश सबाल्टर्न, यानी जो उनके काउंटर पार्ट थे इंग्लिश लोग सेम मिलिट्री के अंदर, तो वो मिलिट्री के अंदर इंडियंस जो है कभी भी इनकी जो पे स्केल हुआ करती थी उनको मेल नहीं खा पाते थे या मैच नहीं कर पाते थे। इंडियन लोगों को कंपैरेटिवली फॉर द सेम सर्विस, मान लो एक इंग्लिश सर्विसमैन है और एक इंडियन सर्विसमैन है, दोनों ही जो है वो सिपाही की पोजीशन पे है, ये भी सिपाही है ये भी सिपाही है, लेकिन कंपैरेटिवली इस इंग्लिश काउंटर पार्ट को या इंग्लिश सबाल्टर्न को ज्यादा पेमेंट मिलती थी देन दिस इंडियन सिपाही। तो इस वजह से इंडियन लोगों के बीच में या इंडियन सिपाही के बीच में यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिसेंटमेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे पेमेंट करने का सिस्टम इस तरीके से था, बिल्कुल ही ऐसे गोपनीय रूप से या सीक्रेटिव रूप से किया जाता था जिसके अंदर कभी भी पता नहीं चलता था कि इंग्लिश मैन को कितनी पेमेंट दी गई है देन दिस देन द काउंटर पार्ट देन द इंडियन काउंटर पार्ट। तो इंग्लिश मैन को जो पेमेंट दी जाती थी उसके बारे में कभी भी इंडियन सिपाही को पता नहीं चलता था। तो इस तरीके की पेमेंट का जो सिस्टम था वो हुआ करता था जो कि फेयर बिल्कुल नहीं था और डिस्क्रिमिनेटरी था, डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस। तो यहाँ पे रेसिज्म की भावना जो है वो ज्यादा प्रिवेल्ड हो रही थी अमंग द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो है इंडियन सिपाही को और इंग्लिश सिपाही को डिफरेंट रूप से ट्रीट करते थे। तो ये एक रिसेंटमेंट हो गया कि सेम सर्विस है लेकिन इंग्लिश काउंटर पार्ट को या इंग्लिश सबाल्टर्न को ज्यादा पेमेंट मिलती थी फॉर द सेम सर्विस। सेकेंड, इनकी जो इंडियन जो सिपाही थे उनको ऐसा पहले शुरू से ही ऐसा है कि जो फॉरेन लैंड हुआ करती थी वहां जाने के लिए इनका जो रिलीजियस जो धार्मिक सेंटिमेंट्स है वो मना करते थे।
तो जो फॉरेन बाउंड्रीज है उनको क्रॉस करना अलाउ नहीं था। वो उनके रिलीजन के ऊपर एक सेटबैक माना जाता था कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो भी फॉरेन लैंड के ऊपर पांव रखा, जिस किसी ने भी विदेशी धरती पे पांव रखा, उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाया करता था। तो उसको फिर वापस जो उसकी सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती थी, उसको यहाँ से तड़ी पार जैसा माना जाता था। तो इस वजह से ये भी एक डिसेंटमेंट था जब इंडियन सिपाही को यहाँ पे बर्मा वॉर के लिए बर्मा की लैंड पे लेके गए, अफगानिस्तान के अंदर वॉर चला तो वहां पे लेके गए। तो जो कि यहाँ पे ये इंडियन सिपाही जो है वो जाना नहीं चाहते थे, बिकॉज उनकी रिलीजियस जो कस्टम्स है उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो भी फॉरेन लैंड पे गया उसका वो धर्म भ्रष्ट माना जाता था, फिर उनको उनकी सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो इस वजह से ये जो फॉरेन बाउंड्रीज है इनको क्रॉस करना ये अनपॉपुलर था विद द सिपॉय, मेनली इंडियन सिपॉय। तो इन बर्मा और अफगानिस्तान वॉर पे इनके कैंपेन को करवाना या इन सिपाही के द्वारा ये कैंपेन करवाना एक मेजर सेटबैक होता है फॉर देयर सोशल यूजेस और रिलीजियस फीलिंग। So these campaign not only put the hardship on their social uses and religious feeling, but also put the hardship on their social status also. तो इस कैंपेन की वजह से उनके जो सोशल स्टेटस है वो स्ट्रेन फेस करता है, दबाव फेस करता है, और यहाँ पे उनके सोसाइटी के द्वारा उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जो कि बर्मा और अफगानिस्तान जैसे लैंड पर जाके आए हैं या कैंपेन करके आए हैं। तो उन सोल्जर्स के मन में भी इन चीजों के लेके रिसेंटमेंट था कि जो गवर्नमेंट है वो उनकी रिलीजियस फीलिंग की कदर नहीं कर रही थी। और इसी के साथ ही नॉट ओनली दिस कैंपेन, एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास कर दिया गया जिसके अंदर ये कंपलसरी कर दिया जाता है कि जो भी रिक्रूट्स है आर्मी के अंदर, उनको ये कंपलसरी है कि अगर जब भी ऑर्डर पास होता है उनको सी जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा, यानी समुद्र जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। और यही चीज जो है इंडियंस के अंदर बैन थी, इंडियंस कभी भी समुद्र क्रॉस नहीं करते थे। ये ऐसा माना जाता था वही कि अगर जिसने समुद्र पार कर लिया उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाया करता था और उसको वापस अपनी सोसाइटी के अंदर या उसके धर्म के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। तो इस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के पास होने के साथ ही और ये कंपलसरी करने के साथ ही कि जब भी ऑर्डर पास होता है जितने भी सिपाही है जो भी आर्मी में रिक्रूट्स है उनको सी क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि कैंपेन के लिए यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ने एक स्पार्क था रिवोल्ट का, वो जनरेट किया, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, इनकी रिलीजियस फीलिंग हिट हो रही है बाय दिस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो एक तो फर्स्ट कॉज हो जाता है मिलिट्री कॉज के अंदर जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, और सेकंड हम देखेंगे ग्रीस कार्टरेज। ग्रीस कार्टरेज जो थे वो एक इमीडिएट कॉज बनते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 के। कैसे, वो देखते हैं। तो फर्स्ट कॉज क्या हो गया, पे स्केल जो उनके इंग्लिश सबाल्टन या इंग्लिश काउंटर पार्ट से कम हुआ करती थी। सेकंड हो गया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट का पास करना जिसके अंदर सी को क्रॉस करना कंपल्सरी माना जाता है, और जबकि सी क्रॉस करना हिंदू सिपाही के अमंग अनपॉपुलर था। थर्ड हम देखते हैं कि अवध के जो राजा था उसको, या अवध का अनेक्सेशन, अवध के अनेक्सेशन के साथ साथ क्या होता है कि जो सिपाही अवध की आर्मी से बिलोंग करते थे वो अवध के राजा के साथ सिंपैथी रखते थे, और उस सिंपैथी के कारण ही जब अवध के नवाब को यहाँ से डिपोज किया गया तो वो सिंपैथी जो है नवाब के लिए, वो सिंपैथी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रिटिश लोगों के लिए रिसेंटमेंट या नाराजगी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जो अवध के नवाब के ऊपर जो डिपेंडेंट फैमिली थी जिनसे ये सिपाही बिलोंग करते थे, और जब वो फैमिली यहाँ पे बेरोजगार हो जाती है बिकॉज ऑफ द अनेक्सेशन अवध, तो इन सोल्जर्स के भी सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पे हिट होते हैं। ये सोल्जर्स जो थे वो इस अवध के नवाब के जो आर्मी थी उससे भी बिलोंग करते थे, पहले ये यहाँ पे रिक्रूट थे तो उस वजह से इनके साथ सिंपैथी भी थी अवध के नवाब के साथ।
और ये नॉट ओनली यहाँ से यहाँ किससे बिलोंग करते थे, अवध की आर्मी से बिलोंग करते थे, बट वो उस आर्मी से अभी भी प्रिविलेज जो है, उनकी जो पोस्ट हुआ करती थी आर्मी में, उसके लिए जो उनके प्रिविलेज दिए जाते थे बाय दी नवाब ऑफ अवध, वो अभी भी चल रहे थे। तो जैसे अवध का अनेक्सेशन हो जाता है, ये प्रिविलेज भी इनके खत्म हो जाता है। इस वजह से फिर यहाँ पे मेनी ऑफ देम वर डिबार्ड फ्रॉम दिस प्रिविलेज, और वो फिर जब उनको डिबार किया गया अपने प्रिविलेज से, तो फिर उनका वो रिसेंटमेंट या फिर डिसकॉन्टेंट देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसी के साथ ही जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस सोल्जर्स आए थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, वो भी यहाँ पे हिट होते हैं थॉमसन की हैवी लैंड असेसमेंट के कारण। जो वहां पे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंदर कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, महलवारी सिस्टम। तो महलवारी सिस्टम के अंदर जो हैवी लैंड असेसमेंट किया गया था थॉमसन के पीरियड के समय, वहां का गवर्नर हुआ करता था, तो थॉमसन के पीरियड के समय यहाँ पे लैंड रेवेन्यू हैवी लैंड का असेसमेंट किया गया था, हैवी लैंड का असेसमेंट, जिसने एडवर्सली अफेक्ट किया था उन सिपाही को जो इस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से आते हैं। बिकॉज सिपाही वो तो आर्मी के अंदर रिक्रूट है, लेकिन उसकी फैमिली तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब ये हैवी लैंड असेसमेंट किया गया थॉमसन के द्वारा, तो वो फैमिली यहाँ पे अफेक्ट हुई, जिससे ये सिपाही बिलोंग करता है। तो इस वजह से यहाँ पे इन सिपाही के अमंग इन लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के कारण, या जो उनके पैट्रोनेज राजा हुआ करते थे उनके डिपोज के कारण, लो पे स्केल के कारण, और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की वजह से, ये सब कॉज मेजर रोल प्ले करते हैं एज अ मिलिट्री कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर। अब हम देखते हैं इस रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज और ऑल्सो कंसिडर एज ए मिलिट्री कॉज। तो बिकॉज ये मिलिट्री से रिलेटेड है तो मिलिट्री कॉज भी है, लेकिन ये इमीडिएट कॉज बन जाता है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का। क्या होता है, आर्मी के अंदर एक न्यू राइफल जो है जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब इस न्यू एनफील्ड राइफल को जब चलाया जाता है तो उसके जो कार्ट्रिज है उसको लोड करने से पहले उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती थी, उसको दांतों से काटना पड़ता था। ठीक है, तो उसका कार्ट्रिज था, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन थी जो कि ग्रीस्ड मेम्ब्रेन कहलाती थी, और वो बनती थी काऊ या फिर पिग की चर्बी से। तो इसको इस राइफल के अंदर इस कार्ट्रिज को लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था इस पेपर को। इस वजह से यहाँ पे क्या माना गया कि ये एनफील्ड राइफल जो है ये एक डायरेक्ट ऑनस्लॉट है ऑन देयर रिलीजन, ऑन दी सिपाहीज रिलीजन, बिकॉज मेनी ऑफ देम वर बिलोंग फ्रॉम द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। भारत में यही थी, मुस्लिम और हिंदू दो मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो हिंदू सेक्शन के जो सिपाही थे उनके लिए काव जो थी वो होली एनिमल के रूप में कंसिडर की जाती थी, और मुस्लिम लोगों के लिए जो पिग है वो होली एनिमल के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो दोनों को ही, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम विल नॉट माइंड कि अगर उसके ऊपर काव की स्किन चढ़ी हुई है, बिकॉज काव वाज नॉट होली फॉर देम। लेकिन इस कार्ट्रिज के ऊपर अब ये कैसे पता लगाया कि ये काऊ की स्किन है या पिग के? अब इसको ग्रीस किया जाता दोनों के ही चर्बी से, किसी में काऊ की भी लगी होती थी, किसी की पिग की भी लगी होती थी। तो ये तो ऐसे तो उसके अंदर डिस्टिंक्शन करना पॉसिबल नहीं था। तो ये माना गया कि ये जो कार्ट्रिज है इसके ऊपर काऊ और पिग की चर्बी से इसको ग्रीस्ड किया जाता है। इसके ऊपर जो ये मेम्ब्रेन बनाई जाती है ये किससे ग्रीस्ड होती है? इस काऊ और पिग की चर्बी से। तो इसको लोड करने से पहले, इस एनफील्ड राइफल के अंदर लोड करने से पहले इसको बाइट करना पड़ता था। तो बाइट करना पड़ता था, तो काऊ जो है वो हिंदू के लिए होली है और पिग जब मुस्लिम के लिए होली है, तो इसका मतलब वो उसको खा रहे हैं। यानी हिंदू जो है वो काऊ को यहाँ पे खा रहा है और पिग को जो है वो मुस्लिम खा रहा है। तो ये उनके रिलीजन के ऊपर डायरेक्ट ऑनस्लॉट था। ठीक है, और इस वजह से जब ये रूमर फैली, रूमर क्या हो सकती है, सत्यता ही होगी, लेकिन जब ये रूमर स्प्रेड हुई अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम कि जो ये कार्ट्रिज है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो काऊ एंड पिग के फैट से बना हुआ है, और इसको वही लोड करने से पहले इसको बाइट ऑफ करना पड़ता था। तो दोनों ने ही, चाहे हिंदू सिपाही हो या मुस्लिम सिपाही, इसके यूज से क्या कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज टू यूज देम।
और जब इन्होंने ये रिफ्यूज करना शुरू किया सिपाही ने, तो इनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया गया। बहुत जनों का तो कोर्ट मार्शल कर दिया गया। डायरेक्ट एक्शन के अंदर क्या किया गया? कोर्ट मार्शल कर दिया गया। और जो ज्यादा ही अग्रेसिव हुए, जैसे कि मंगल पांडे है, जिसकी हम स्टोरी देखेंगे बाद में, और जब हम देखेंगे कोर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 में तब देखेंगे, तो मंगल पांडे जिन्होंने थोड़ा और अग्रेसिव फॉर्म के अंदर इसका रिफ्यूज किया, उनको तो यहाँ पे हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई। तो इस तरह के डायरेक्ट एक्शन जो है वो इन सिपाही पे लिए जाने लगे। इस वजह से ये सिपाही के अंदर और ज्यादा जो डिसकंटेंटमेंट है वो जगाता है, या रिसेंटमेंट है उसको और ज्यादा एग्रीवेट किया एग्रीवेट किया जाता है बाय दीज एक्शन। कोर्ट मार्शल है, हैंग कर देना। तो यहाँ पे सिपाही के ऊपर एट्रोसिटी की जा रही थी जब वो इस कार्ट्रिज को रिफ्यूज कर रहे थे। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के नए नए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने इस चीज को समझी और बाद में इस कार्ट्रिज के यूज को बंद भी कर दिया था। लेकिन इससे पहले बंद करते या इस कार्ट्रिज को विड्रॉ करते, उससे पहले तो एरर जो है या त्रुटि जो है वो हो चुकी थी, जो नुकसान होना था वो हो चुका था। तो लॉर्ड कैनिंग ने इन कार्ट्रिज को विड्रॉ भी कर लिया था, लेकिन उससे पहले तो आर्मी के अंदर या सिपाही जो थे उनके अंदर ये लॉस या एरर जो थी वो हो चुकी थी। तो इसी के अंदर हमें एक फेमस घटना देखने को मिलती है, दैट इज मंगल पांडे वाली घटना, जो मार्च 1857 के अंदर होती है। जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को आपने पढ़ा ही है बचपन से भी, छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, तो आपको पता है इसकी तारीख क्या मानी जाती है? 10th ऑफ मई 1857 से ये स्टार्ट मानी जाती है। लेकिन ये 10th से तो आउटब्रेक हुई थी, इसका ग्राउंड क्रिएट होता है फरवरी के अंदर से। तो मार्च के अंदर 1857 के अंदर जो बैरकपुर था, बैरकपुर वेस्ट बंगाल के अंदर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर आता है। और बैरकपुर के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी है उसकी एक बहुत बड़ी कंटेनमेंट जो है वो रिजाइड करती थी। तो उसी का सिपाही था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने इस ग्रीस कार्ट्रिज को यूज करने से मना किया। नॉट ओनली मना किया, जब इसको यहाँ पे वापस रिव्यू करने के लिए एक ऑफिसर आया था कि भाई तुम क्यों मना कर रहे हो इसको यूज करने के लिए, जब ये वो रिव्यू करने आया तो उस पे मंगल पांडे ने फायर भी कर दिया, उसको मार दिया वहीं पे, जगह ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। तो फिर इसके जो सीनियर ऑफिसर पे अटैक करने के बाद इसको फिर पकड़ा गया और वहां पे इसको 8 अप्रैल को यहाँ पे फांसी दे दी। तो इससे जो बैरकपुर की छावनी है उसके अंदर जो इंडियन सिपाही है उनके मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति रिसेंटमेंट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और जो फर्स्ट शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है, बंगाल की आर्मी से। जो फर्स्ट स्पार्क है वो बंगाल की इन्फेंट्री जो थी, नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री जो थी, वहीं से इस 1857 का स्पार्क जो है वो कॉज होता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीस कार्ट्रिज के यूज को लेके। मंगल पांडे मना करता है, लेकिन इसको एक ऑफिसर रिव्यू करने आता है, ब्रिटिश ऑफिसर, इस चीज को कि क्यों मना किया जा रहा है। तो ये मंगल पांडे उसको शूट कर देता है। तो मंगल पांडे को यहाँ पे वो जब भागता है तो उसको पकड़ने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल उसको पकड़ने के लिए ऑर्डर जारी करते हैं। तो सब जितने भी वहां पे बैरकपुर की छावनी में सिपाही थे वो मना कर देते हैं कि मंगल पांडे को यहाँ पे वो नहीं पकड़ेंगे। खाली एक होता है वहां पे ऐसा कुछ नाम करके, शेख पलटू या पतलू ऐसा कुछ होता है, शेख पलटू या पालतू जो भी है। शेख पलटू जो था वो उसने मंगल पांडे को पकड़ा, कॉट किया। और उसी छावनी का जो कोतवाल था ईश्वरी प्रसाद उसने मना कर दिया। जब कहा मंगल पांडे को पकड़ने के ऑर्डर दिए गए तो ईश्वरी प्रसाद ने मना कर दिया। फाइनली ईश्वरी प्रसाद को भी यहाँ पे मंगल पांडे के साथ साथ फांसी दे दी जाती है। और शेख पलटू को यहाँ पे फिर क्या किया जाता है आपको पता ही है, प्रमोट किया जाता है सूबेदार के रूप में, सूबेदार बन जाते हैं बिकॉज इसने इंग्लिश का पक्ष लिया, ब्रिटिश लोगों का फेवर किया। तो इस तरह से मंगल पांडे की कहानी होती है, ये जो मार्च से स्टार्ट होती है। 10 अप्रैल को इनको फांसी दी जाती है और उसके बाद जब ये घटना यहाँ पे होती है तो सेम घटना मेरठ की छावनी में भी होती है, मेरठ कंटेनमेंट के अंदर भी होती है। जो मेरठ कंटेनमेंट था वो एक और सेकेंड लार्जेस्ट
या वी कैन से कि वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट कंटेनमेंट जोन था ब्रिटिश आर्मी का। तो मेरठ के अंदर लगभग 2000 सोल्जर्स जो थे वहां पे डिप्लॉय थे मेरठ के अंदर। उन्होंने भी इस ग्रीस कार्ट्रेज को यूज करने से मना किया और 9 मई को ये इंसिडेंस होता है कि वहां पे लगभग 90 सोल्जर थे, 34 आई गेस, हाँ 34 इन्फेंट्री के, नेटिव इन्फेंट्री के, सॉरी नेटिव कैवेलरी के। तो 34 तो नेटिव कैवेलरी के जो 90 सोल्जर्स होते हैं उनको यहाँ पे उनका जो ब्रिटिश ऑफिशियल होता है वो ऑर्डर देता है कि आप यहाँ पे परेड करो और फायर प्रैक्टिस करो, परेड करो और जो फायर प्रैक्टिस है वो करो। तो फायर प्रैक्टिस के लिए वही कैटरेज को मुंह से खोलना होता था और इसकी वजह से यहाँ पे 5 को छोड़कर बाकी सभी ने यानी 85 सोल्जर्स ने मना कर दिया। सोल्जर्स ने यहाँ पे मना कर दिया गया। तो इन 85 सोल्जर्स का क्या कर दिया गया, कोर्ट मार्शल कर दिया गया, कोर्ट मार्शल कर दिया गया। और जो ज्यादा थोड़े अग्रेसिव थे उनको क्या कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया गया, फॉर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। और फिर बाद में इस पूरी 34th कैवेलरी को ही डिसबैंड कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया, सो दैट कि ये वापस एकजुट होके ब्रिटिश लोगों के खिलाफ खड़ी ना हो जाए। तो 24th कैवेलरी को यहाँ पे पूरा ही डिसमेंटल कर दिया गया। तो ये जो 5 थे सोल्जर्स इनको वापस वही प्रमोशन मिला होगा। ठीक है, ये घटना कहाँ होती है, मेरठ की छावनी के अंदर जो 9 मई को होती है। और फिर ये जो 85 लोगों को जो सोल्जर्स को अंदर यहाँ पे डाल दिया गया था, इम्प्रिजमेंट कर दिया गया था और जिनको कोर्ट मार्शल के लिए यहाँ पे ले जाया जा रहा था, तो अदर जो 2000 सैनिक थे वो फिर इनको छुड़ाने के लिए जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और फिर वही भगदड़ मचती है। ब्रिटिश ऑफिसर को यहाँ पे मारा जाता है, उनके ऊपर फायर किया जाता है और अपने साथियों को यहाँ पे 85 सोल्जर्स को यहाँ पे छुड़ाया जाता है बाय दिस 2000 सोल्जर्स। और फाइनली ये सब मिलकर, ये सोल्जर्स मिलकर किसकी तरफ मार्च करते हैं, दिल्ली की तरफ। और दिल्ली की तरफ मार्च करके दिल्ली की किसके ये घर जाते हैं, ये सीधे के सीधे बहादुर शाह सेकंड के घर जाते हैं। और वहां पे जाके उनको उसकी मर्जी नहीं थी, वो ऑलरेडी इंग्लिश के पेंशन के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा था और उसको यहाँ पे इंडिया के ऊपर वापस रूल करने का कोई भी मंतव्य ऐसा नहीं था, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था। फिर भी उसको जबरदस्ती कि नहीं आपको तो हमारा लीडर बनना ही होगा, और इन सोल्जर्स ने जबरदस्ती बहादुर शाह सेकंड को अपने लीडर के रूप में या अपने पॉलिटिकल लीडर के रूप में वापस दिल्ली के थ्रोन पे बिठा दिया जाता है और उसको वापस जो दिल्ली का एम्परर है वो घोषित कर दिया जाता है। और जब ये एक्ट होता है तो ये एक पॉलिटिकल कॉज बन जाता है या पॉलिटिकल टर्न ले लेता है ये रिवोल्ट। जब ये पहले, अब यहाँ पे आप देखो तो ये सिर्फ सिपाही म्यूटिनी दिख रही है आपको, है ना, सिपाही के द्वारा यहाँ पे ये म्यूटिनी क्रिएट हो रही है या रिवोल्ट किया जा रहा है। तो सिपाही म्यूटिनी जब इस बहादुर शाह सेकंड को अपना लीडर घोषित कर देते हैं, जो एक पॉलिटिकल एंटिटी रह चुका है उसको वापस पॉलिटिकल पावर के अंदर अपना पॉलिटिकल लीडर बना दिया जाता है, तो ये जो रिवोल्ट का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है पॉलिटिकल ट्रेंड के अंदर। मिलिट्री जो म्यूटिनी है वो पॉलिटिकल ट्रेंड जो है या पॉलिटिकल कलर जो है वो गेन कर लेती है। और इसके बाद से ये ब्रिटिश लोगों की नजरों में आ जाती है और इसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश अपनी पूरी जो वॉरियर जो अपने बेस्ट से बेस्ट उनके कर्नल और लेफ्टिनेंट है उनको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं टू क्रश दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कैसे क्रश होगा आगे वो सब हम देखेंगे, क्या क्या सेंटर रहे वो सब हम कवर करेंगे। तो इमीडिएट कॉज क्या था यहाँ पे, ये ग्रीस कार्ट्रेज, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो इनिशियल में ऐसे सिपाही म्यूटिनी थी 1857, और जब इसको बहादुर शाह सेकंड को यहाँ पे जब अपना पॉलिटिकल लीडर इन सोल्जर्स के द्वारा घोषित कर दिया जाता है और चलो दिल्ली के नारे लगाए जाते हैं, तो तब से ये पॉलिटिकल ट्रेंड लेता है और फिर इसको सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है। तो आज हम इस सेशन के अंदर यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट जो चीजें हैं वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल, दैट इज examyatra.com। थैंक यू।